भूमि है, वहां जो है आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। वो जो डालोगे उसका लाखों गुना वो आपको लौटाती है। अब ये जो सूक्ष्म जगत और भौतिक जगत, इन दोनों का लालन पालन कौन करता है? वो करती है गाय। दोनों का लालन पालन गाय करती है। कैसे करती है? जो गाय के गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी, ये जो 5 गाय के हमारे प्रोडक्ट हैं, पंचगव्य जिसको कहते हैं, इनसे दूध हमको चाहिए, दही हमको चाहिए, तो दूध से बने जो प्रोडक्ट हैं वो हमको चाहिए। दूसरा गोबर और गौमूत्र। जब गोबर गौमूत्र गाय देती है और वो भूमि पर जाता तो वहां जीवाणु की संख्या बढ़ती है और उनको खुराक मिलती है और मजबूत होते हैं। और जब जीवाणु मजबूत होते हैं तो भूमि उपजाऊ और सात्विक वो भूमि होती है। उसी से पेड़ पौधे, जितनी भी औषधियां हैं, जितनी भी फसलें हैं, जितना भी अनाज है, उसका उत्पादन वो भूमि से हमको मिलता है। उससे भी हमारा लालन पालन, खान पान और सब चलता है। तो ये जो पंचगव्य है, इससे सीधा हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये केवल हम ही नहीं, प्राणी जीव मात्र उसके लिए भोजन को मिलता है। अब दूसरा जो जगत है वह सूक्ष्म जगत, जो 96%, अगर वो जगत नहीं है तो भौतिक जगत भी नहीं है। कि उसका कारण यही है, अगर सूक्ष्म जगत नहीं है तो हमें भौतिक जगत का, क्योंकि हमारा शरीर भी जीवाणुओं से ही वो बना है। बिना जीवाणु के कुछ नहीं है। पौधों को, फसलों को, सबको जीवाणु ही वो खुराक को देते हैं, भोजन देते हैं। तो सूक्ष्म जगत को गाय कैसे पालती है, कैसे उनको मजबूत करती है? वो है ये जो सामने हवन रखा है, ये हवन। हवन के माध्यम से देखिए इसमें क्या होता है। ये जो पंचमहाभूत हैं, एक आपको उदाहरण के लिए बताता हूं। एक मिर्च है, मिर्च जो है पृथ्वी का तत्व है, भूमि का तत्व है मिर्च। और ये जो 5 तत्व हैं प्रकृति के, ये एक दूसरे से 10 गुना पावर लिए हुए हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व में जितना शक्ति है उससे 10 गुनी जल में है, उससे 10 गुनी जल से 10 गुनी अग्नि में है, अग्नि से 10 गुनी वायु में है और वायु से 10 गुनी आकाश में है। अब हमने क्या किया, मिर्च लिया, मिर्च पृथ्वी का तत्व है। अगर एक मिर्च एक आदमी को खिला दी जाए, वो जितना काम एक आदमी पर करेगी, उसी मिर्च को अगर पीस करके पानी में मिला दिया जाए तो 10 आदमी के लिए उतना ही काम करेगा। और उसी मिर्च को अगर अग्नि में डाल दिया जाए तो 100 लोगों के लिए काम करेगी। और अग्नि के माध्यम से जब वो वायु में जाती है और आकाश में जाती है तो पूरे मोहल्ले को वो अपना प्रभाव वो दिखाती है। तो एकदम इतना बड़ा विज्ञान है। तो हम जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो काय से करते हैं? गाय के गोबर, उसके कंडे बने, उससे हमने अग्निहोत्र किया और उसमें हमने जो भी तत्व डाले वो पृथ्वी तत्व आ गया। और वो पृथ्वी तत्व सीधे जब हमने अग्नि में डाले, अग्नि ने वो वायु को दे दिए और वायु ने वो आकाश में दे दिए। अब इस आकाश में, पृथ्वी में चारों तरफ वो जो मैंने बताया 96% जो जीवाणु है, तो कितना गुना हो गया? हमने इसमें सामग्री डाली या हमने इसमें जो अपने घी डाला, हमने इसमें सामग्री में जो ड्राई फ्रूट वगैरह हम मिला करके इसमें डालते हैं, तो उनका हजारों लाखों गुना जो है वो अग्नि में जाकर के वायु में, वायु से आकाश में जाकर के लाखों गुना वो हो जाता है। और वो जो सूक्ष्म जगत है उसको वो ग्रहण करता है, उसको वो
रह ही नहीं सकता बिना ग्रहण करे। और वो नहीं, कोई मनुष्य हमसे द्वेष रखता, ईर्ष्या रखता है, वो पड़ोसी है, वो हमको उसको स्थूल भोजन उसको ग्रहण तो नहीं देगा। लेकिन अगर हम अपने ही घर में ये हवन कर रहे हैं तो वो भी बिना उसके वाचुका नहीं रह सकता। हमारा अड़ोस पड़ोस मोहल्ला सबको ये आएगा। अब उससे क्या होता है, जब आहुति देते हैं मंत्रोच्चार के साथ, मंत्रोच्चार का मतलब है हमारे भाव, हम किस भाव से आहुति दे रहे हैं। अगर वो भाव जब हम उसमें डालते हैं आहुति के साथ, तो भाव यहां से भी निकलता है, वो उस यहां से सूक्ष्म बन करके जो निकला उसमें हमारा भाव ही जाता है। अब जिस तरह के हमारे भाव हैं तो उसको ग्रहण करने वाले के अंदर भी वो भाव हो जाएंगे। तो जो भाईचारा था हमारा, क्योंकि भारत भाईचारे पर ही चलता था, तो भाईचारा इतना प्रबल और मजबूत था हमारा कि उसकी विशाल पूरी दुनिया में वो दी जाती है। आज में हम याद करते हैं कि भाईचारा हमारा वो कैसा था, कितना प्रेम, कितना भाव, कितना आदर, कर्तव्य परायण पूरा समाज था, अधिकारों की कोई बात नहीं होती थी, कोई अपने अधिकारों को जताता नहीं था, कोई बात नहीं थी, वो तो अपने आप बताता। जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो अधिकार सबको अपने आप वो मिल रहे हैं, कोई बात नहीं करता था अधिकारों के, अधिकार अपने आप मिलते थे। तो ये है विज्ञान, ये कोई सामान्य वो नहीं है। अब इसके विपरीत क्या हो रहा है, जिसके दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं, ये तो हो गया बंद। अब हम क्या कर रहे हैं, अब सुबह से शाम तक दुकानों पर हम जाते हैं, कोई सामान खरीदते हो, क्या बात था, प्लास्टिक और पिन्नी, प्लास्टिक पिन्नी सुबह से शाम तक। आप बाजार में जाओ, गांव में भी अब तो इस तरह की स्थिति हो गई, सामान लाते हैं पिन्नी प्लास्टिक लाते हैं, उसको क्या करते हैं, इकट्ठा हो गया, अब उसको नष्ट करने के लिए एक तरीका, उसको इकट्ठी करते हैं और अग्नि के हवाले कर देते हैं। जहां हजारों गुना, लाखों गुना घी और सामग्री होकर के सूक्ष्म रूप में हमको प्राप्त होती थी, सूक्ष्म जगत को भी मिलती थी, स्थूल जगत को भी मिलती थी, अब वहां क्या मिला, प्लास्टिक, कचरा, पिन्नी। अब हवन में हम क्या डाल रहे हैं, पिन्नी प्लास्टिक। अब वो पिन्नी प्लास्टिक जब तक स्थूल है तब तक तो उसी रूप में है, लेकिन जैसे ही अग्नि को दिया तो उसका जो है इतना भयंकर दुष्परिणाम समाज में सूक्ष्म जगत पर भी और स्थूल जगत पर भी। इसलिए ये जो पिन्नी प्लास्टिक कचरे की जो व्यवस्था है, हमारे बुजुर्ग नहीं जानते हमने क्या इसको, लेकिन उन्होंने कभी इसका जो है इसका उन्होंने आविष्कार जरूर जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसको कभी बनाया नहीं, कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो बहुत वैज्ञानिक थे, बहुत ऊंची उनके पास कला थी, उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन ये षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से हमारी पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए ये पिन्नी प्लास्टिक का कचरा जो है वो थोप दिया गया है, और हम उनको बड़ा सुविधा की दृष्टि को देखते हुए और हम उनको इस्तेमाल करते हैं। और उसका ये परिणाम होता है कि सांस, दमा, अस्थमा, आयु का कम होना, हर घर में बीमारी, उसका कारण ही ये है। गाय का चौका लगता था, गाय के दीवारें बनती थी, कच्चा मकान होता था, अपना मटेरियल होता था, बिल्कुल स्वावलंबी थे, सब कुछ अपना सामान करके नष्ट हो गया, फिर उसमें मिल गया, फिर अपना नया लिया, फिर बना लिया। तो ये व्यवस्था हमारे वो समाज की थी। तो इन बच्चों को आपने देखा कितने, एक छोटा था बिल्कुल, तो सारी प्रार्थना, सारे मंत्र और उच्चारण कर रहा था। कितना ये कल्चर हमारी जो है, हम इससे सुविधा के नाम पर और ऐसी, और सुविधा कुछ नहीं है, केवल दिखावा, कोरा, और कुछ तो केवल इस बात पर उसे वो जानता है कि मेरे लिए ये हित में है, ये अहित में है। लेकिन अगर ये हित वाले काम को मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। हमें ना अंडरवियर भी पहन लिया, एक तो कपड़े का, पट्टे का, उसके कपड़े का सादा बन करके डाला पहन लिया, वो जो अंडरवियर है। लेकिन नहीं, अगर मैं कहीं नहाऊंगा कोई देखेगा तो इतना अंडरवियर कैसा, मतलब यहाँ तक भी जो है मेंटलिटी जो है ऐसी है। लेकिन वो ऐसा लाते हैं प्लास्टिक वाला, और वो चिपका रहता है शरीर से, और सबकी देखना जो उसको पहनते हैं ना, सबकी राहें लगी हुई होती है, सबको दिक्कत है।
लेकिन फिर भी जो है दिखावा, लोग क्या कहेंगे। तो इस पर हमारा जीवन चला गया। तो ये हमको थोड़ा मैंने, चूंकि इस कार्यक्रम से शुरुआत हुई तो इसका महत्व कितना है, बहुत सारे लोग जो जानकारी नहीं कहते घी को आग में फूकना, खाते में कुछ लगता, तो ये इतने विकृत, मतलब ना जानकारी शिक्षा में है नहीं। कहीं हमारे जो है, अब किसी न्यायालय अदालत में चले जाइए तो कोई गवाह गवाही देगा तो हाथ कहाँ रखा दे इसका, गीता पर। जब गीता इतनी पवित्र पुस्तक है, इतनी वैज्ञानिक और पुस्तक है, समाज में इसकी मान्यता इतनी है कि अगर उसने गीता में हाथ रख दिया तो अदालत मान लेती है कि ये गीता में हाथ रख के बोल रहा है तो सत्य बोल रहा है, ये मान लेती है। जब वो गीता इतनी पवित्र और इतनी मतलब मान्यता है उस गीता के समाज में कि उसको हाथ रखने मात्र से मान लिया जाता है कि सत्य बोल रहा है, तो फिर वो गीता हमारे सिलेबस में क्यों नहीं है, वो शिक्षा व्यवस्था में क्यों नहीं है? अगर शिक्षा व्यवस्था में वो आ गई तो जो गांधी हमने रख दिया वो उठा लेंगे हम, इसलिए पढ़ा ही नहीं है। केवल हाथ रखने तक लाल कपड़े में बंद करो इसको, अरे तो पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि वो गांधी जब डाल दिया भारत में तो इस गीता के उपदेश लेकर उसको गांधी उठाने के लिए मजबूर कर दिया, अधर्म के विरुद्ध युद्ध के लिए उसको तैयार कर दिया। तो ये बहुत हमारे सारी चीजें सामने हो गई है, लेकिन इन पर हमको ध्यान वो देना होगा। और हम जो यहाँ इस प्रशिक्षण शिविर में ट्रेनिंग पर आए हैं तो हमको यहाँ बैठना भी उस तरह से चाहिए कि हमको जो यहाँ से मिले, जो हासिल हो, वो उस तरह से सुनना और सीखना कि हमको ये किसी को जाकर के बताना है, सिखाना है, सुनाना है। तो सुनना ऐसे सुनाने के लिए, सीखना ऐसे सिखाने के लिए, ये ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है। एक अपना जो भाईचारा है जो लगातार टूट रहा है, सारी सुविधाएं होते हुए भी, संचार की, वार्तालाप की होते हुए भी, हम फिर भी एक साथ होते हुए भी दूर हैं। तो वो इन सारी चीजों पर हमको ध्यान रखते हुए, क्योंकि मैं भी कोई ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं कहूँगा यहाँ से, सामान्य जीवन में हमारे साथ जो घट रहा है वही बातें मैं कहूँगा, अलग से कुछ नहीं कहूँगा। और ना ही मेरे पास कुछ अलग से है, क्योंकि ये जो अनुभव है समाज का दिया हुआ, समाज में ऑलरेडी है, बस ध्यान देने की जरूरत है। देखिए दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ध्यान ना करता है, हर व्यक्ति ध्यान करता है। अभी मैं बोल रहा हूं, अगर आपका ध्यान मुझसे हटके कहीं दूसरी जगह चला गया या घर के किसी काम धाम पर चला गया तो फिर वो बात निकल जाएगी। आप कान भी नहीं है, आंखें भी नहीं है, सब आंख भी नहीं है, तो निकल जाएगी। ध्यान है तो आप मेरी सारी बातों को सुन रहे हैं। तो ध्यान हर व्यक्ति करता है। महत्वपूर्ण ध्यान करना नहीं है, ध्यान तो सब करते ही। महत्वपूर्ण है ध्यान कैसे करना, कब करना, किसका करना, यह महत्वपूर्ण है। खाते समय बिना खाए तो रहता था, लेकिन खाना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, यह महत्वपूर्ण है। जो बोलते समय ऐसा कोई हम बोलते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, बोलते समय ये ध्यान रखना कि क्या बोलना, कब बोलना और कैसे बोलना। अपनी बात को जो है, अब बात दिशा में चल रहा है कुछ और आपने बात रख दी कुछ, तो प्रसंग अब हवन हुआ है तो आपको भी ये लगा होगा कि ये जरूरी था, ये बताना ये जरूरी था, ठीक लगा। अब इस प्रसंग को मैं अनायास ही, जैसे मैंने भारत स्वाभिमान में काम किया, स्वामी रामदेव के साथ काम किया, जलांतक था। एक बार वो मंच से अपना बोल रहे थे, मैं 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, ये मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ। 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, बिना किसी विषय के, बिना किसी प्रसंग के, उनके मुंह से एक ऐसा शब्द निकला, एक वाक्य निकला कि मैंने वही कांटा मार दिया। मतलब वो व्यक्ति मेरे
उससे जो है मैंने वो काट दिया। उसके के बाद प्रश्न क्या था, वो बोल रहे थे मुझसे, बोलते बोलते बिना किसी विषय के, बिना किसी प्रश्न के, वो एक वाक्य बोल दिया। क्या बोला? चलो, पब्लिकली नहीं है ना बताने को। नहीं कोई बुराई, ना बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई तो आप प्रसंग से विषय से हट रहे हो ना आप। आपको रुपए का विषय लेना बताना पड़ेगा आपको। विषय पर मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो ये मैंने जो दिव्यता भव्यता की बात की, तो उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान अब तो आगे होगी जब में गाय का क्या महत्व है, कृषि का क्या महत्व है, और ये हवन का क्या महत्व है। जब भारत सोने की चिड़िया था, पूरी दुनिया अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो भेजती थी, ऐसा भारत था। तो ऐसा भारत आर्थिक रूप से कैसा रहा होगा? सोने की चिड़िया, जो पूरी दुनिया सोने की चिड़िया बोलती थी, तो आर्थिक संपन्नता यहाँ कैसी रही होगी? जहां लेन देन का आधार मुद्रा जब कभी शुरुआत हुई होगी, तो वस्तु विनिमय से ये शुरुआत आदिकाल में वस्तु विनिमय था। जौ दे दिए, ज्वार ले ली, ज्वार दे दी, बाजरा ले लिया, बाजरा दिया, जौ ले लिया। इस तरह ये व्यवस्था भारत की प्राचीन काल से वो चली। तो इसमें थोड़ा सुविधा की दृष्टि से हमारे महापुरुषों ने वो क्या कर, ये जो हम जिनके पास नहीं है, कुछ ऐसा भी समाज था जो किसान के काम में सहभागी होता था, लेकिन उसके पास भूमि नहीं होती थी। वो उसी किसान में मतलब एक समाज जो है, एक मतलब व्यवस्था ऐसी बनाई कि समाज का जो है कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति वो एक दूसरे से जुड़े बिना, मतलब कोई वंचित ना रहे। हम एक दूसरे से घुलते मिलते रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे। इसलिए व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने कैसी बनाई, तो और गांव आधारित व्यवस्था, भारत जो है गांव व्यवस्था है। भारत का मकसद ही गांव है। भारत में गांव होते थे और एक होते थे नगर। नगर क्या होते थे? हमारे महापुरुषों ने एक व्यवस्था दी कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर कुछ अपना संसाधन नहीं है, वो अपनी कबीले को, अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था ऐसी बनाई। अब तो समय दिया हो जाएगा, तब पर ही जाना आपको अच्छे से समय हो गया। देखिए, हम मनुष्य हैं। अभी जो मानव शरीर है, इसको 4 भागों में बांटा है। अब समाज की व्यवस्था बताता हूं, 4 भागों में बांटा है। यहां से ऊपर ये ज्ञान है, जो बोल रहा हूं वो सब यहां से ऊपर है, तो ये ज्ञान है। तो इसको, इस भाग को बोला ये ब्राह्मण है। ये जो हिस्सा है, सीना, जैन, ये क्षत्रिय है। ये जो पेट है, ये वैश्य है। और ये तगड़ी से नीचे का हिस्सा, ये शूद्र। ये 4 भागों में समाज को विभाजित किया, शरीर को आधार बना करके, मानव शरीर को आधार बना करके। और ये 4 जो वर्ण हैं, चारों ही स्वर्ण हैं। भारत का एक भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिस शास्त्र में ये चैलेंज है मेरा, एक भी शास्त्र ऐसा, ग्रंथ शास्त्र, इस बात पर समझना, शास्त्र अलग चीज है, ग्रंथ अलग चीज है। ग्रंथ वो मानव ग्रंथ है, शास्त्र वो ईश्वर कृत माने जाते हैं। ईश्वर कृत मतलब है जब मनुष्य ध्यान में गया, वहां जो उसको स्मृति हुई, वो जो उसने लिखे वो शास्त्र। भारत के किसी भी शास्त्र में कोई भी इसमें कौन सा वर्ण ऊंचा है,
कौन सा नीचा है, ये किसी शास्त्र में नहीं है। चारों समान है, चारों श्रेष्ठ है, चारों ही स्वर्ण है। ये चार वर्ण बनाए, इसके आधार पर विभाजित किया। अब देखिए, ब्राह्मण, ये मैं जो कुछ बोल रहा हूं या जो कुछ आपको शेयर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जानकारी, नॉलेज, ज्ञान, वो यहां से कर रहा हूं। लेकिन ये तो मैं यहां आया यूपी से चल करके, मुझे लाया कौन? यहां जो आया मैं बोल रहा हूं, मुझे लाया कौन? ये लाया वैश्य को कौन लाया यहां? वो भी यही लाया। क्षत्रिय को कौन लाया यहां? वो भी यही लाया। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तगड़ी से नीचे का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं है तो हमारा आवागमन मतलब कुछ नहीं हो सकता। एक बार। दूसरा, चलते गए इस सूत्र को कहीं ठोकर लग गया तो सूचना कहां जाएगी? ब्राह्मण के बाद। ब्राह्मण आदेश किसको करेगा? क्षत्रिय को। वो मदद के लिए तुरंत जाएगा बिना किसी भेदभाव के। ठीक है जी। तो इसने, ब्राह्मण ने क्या भेदभाव किया कि सूत्र के चोट लगी है, इसकी मदद नहीं होनी चाहिए? कोई अवहेलना की, कोई उपेक्षा की इसकी? कोई उपेक्षा नहीं की उसने। अब क्षत्रिय ने कहा क्या कि मैं तेरे व्यक्ति तो मैं कुछ मदद करता है इसकी क्यों करूं, ये तो सूत्र है। नहीं, उसने तुरंत कोई भेदभाव कहीं दिखाई दिया नहीं। अब हमको एक शरीर चलाना है तो उसको क्या चाहिए? कैलोरी चाहिए, उसके लिए भोजन चाहिए। तो भोजन हम ग्रहण करते हैं। उस भोजन ग्रहण करने में ब्राह्मण का भी, शूद्र का भी, सबका सहयोग होता है। अब वो भोजन जाता कहाँ है? वैश्य के पास जाता है। तो वैश्य क्या करें? अब जरूरत है शरीर को 1 kg की, गया 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या वो ये करेगा कि भाई ये तो 100 ग्राम क्षत्रिय के हिस्से का है या ब्राह्मण के हिस्से का है, उसको बराबर उसका वितरण जो करेगा वो वैश्य, वो बराबर करेगा। जितना भी उसके पास मिला उसका जरूरत के अनुसार विभाजित बराबर हिस्से में करेगा। कोई भेदभाव उसमें नहीं करेगा। ब्राह्मण ज्ञान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्षत्रिय सुरक्षा, अपने धर्म का वो पूरा कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इसी आधार पर समाज विभाजित किया। स्किल जिसके पास था, स्किल, क्योंकि अगर धर्म के विरुद्ध हथियार उठाना है तो हथियार बनाएगा कौन? वो स्किल, जिसके पास स्किल है। तो स्किल तो इसी के पास है सारा, उसे अमीरों के बनाता है, ज्ञान दे देता है। तो सारी व्यवस्था उस आधार पर समाज को विभाजित किया। वो बात अलग है कि आज क्षत्रिय का काम जो है पुलिस को दे दिया गया, पुलिस अपना कर्तव्य का पालन न करे, तो बात अलग है। क्षत्रिय अपने धर्म से विमुख हो गया। ब्राह्मण कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताता हूं। तो ये व्यवस्था बनाई। अब सूत्र कौन, ये तय कौन करता था? ये पैदा से नहीं होता था। एक राजा है, राजा के 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र शिक्षा के लिए कहां भेज दिए? गुरुकुल। गुरुकुल कौन चलाता है? आचार्य। आचार्य के गुरुकुल में वो पढ़ रहे हैं। अब वो आचार्य जब पढ़ाएगा तो उनका आकलन करेगा चारों का। एक राजा के पुत्र चारों, उनका आकलन करेगा भाई इसमें इसका स्किल, इसमें कैपेसिटी ज्यादा है, इसमें लड़ने की क्षमता अच्छी है, ये बलशाली है, ताकतवर है, ये ज्ञान अच्छा है इसके अंदर, इसकी पकड़ ज्ञान पर आधारित है, और ये जो है बिजनेस व्यापार ये बढ़िया कर सकता है। तो उनको जो है वर्ण व्यवस्था जो बनाता था, कौन बनाता था? आचार्य, ना कि जनता। जनचरी बनी थी, ये आचार्य को तय करता था कि ये क्षत्रिय बनेगा, ये वैश्य बनेगा, ये ब्राह्मण बनेगा और ये शूद्र बनेगा। वो आचार्य तय करता था। उसी हिसाब से उनको उनके काम जो है वो वर्गीकरण वो किए जाते थे। तो ये व्यवस्था हमारी भारत की थी। अब
अब समाज का नेतृत्व कौन करेगा? समाज का नेतृत्व कौन करेगा जिससे हमारा समाज व्यवस्थित रूप से चले? उसके लिए क्या चाहिए? उसका नाम दिया भाई सरदार है, कबीले का इसको सरदार बनाते हैं। सरदार किसको बनेगा? जिसमें ज्ञान भी हो, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने की क्षमता भी हो, न्याय प्रिय भी हो, मतलब उसका जो वितरण व्यवस्था है उसको भी न्यायकारी हो, और सेवक भी हो, सेवा भाव। ये चारों गुण, मतलब जिसमें शूद्र भी हो, वैश्य भी हो, क्षत्रिय भी हो और ब्राह्मण भी हो, ये चारों गुण जिसमें हो वो सरदार बनेगा। बाद में उसको नाम दे दिया राजा। और राजा को किस लिए बनाया? कि जो प्रजा है उसके साथ किसी तरह की लूट, व्यभिचार, शोषण, दोहन वो ना हो, इसके लिए सरकार की जरूरत पड़ी, राजा की जरूरत पड़ी। तो राजा ने कर दिया समाज में मिलकर के, लेकिन तुम जो है देख रहे हो किसी का शोषण ना हो, दोहन ना हो, अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो, लूट ना हो, उसके लिए वो बना दिया। अब उसको चलाने के लिए सेना चाहिए, उसके सलाहकार चाहिए, तो उसके लिए समाज में से छांट करके वो लोग दे दिए भाई ये इनकी लड़ने की क्षमता, लड़ने की कैपेसिटी सैनिक के लिए जो विशेष किसी विशेष विषय में वो ज्ञान रखते हैं वो दे दिए। तो उससे पूरी राज्य व्यवस्था स्थापित होगी। अब वो चलाएगा कैसे? तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए धन चाहिए। तो पूरे समाज ने मिलकर के वो किया कि इतना हम तुम्हारा, तुम हमारी व्यवस्था देखोगे, शोषण को रोकोगे, अन्याय को रोकोगे, अत्याचार को रोकोगे, तो हम आर्थिक सहयोग भी आपका वो करेंगे। तो फिर उन्होंने उसको टैक्स कह देते हैं, लगान कह देते हैं, या कुछ और वो कहते हैं, वो देना वो शुरू कर दिया। ये व्यवस्था चली और इस व्यवस्था चलते हुए और इस व्यवस्था के अनुसार भारत ने पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। धार्मिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी, हर स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया भारत ने पूरी दुनिया में। अब विकृति तो आती है सबके साथ, तो उसमें ही आवागमन लेन देन का उसके लिए जरूरत पड़ी। वस्तु विनिमय से आगे जब बढ़े, विकास किया, तो उसमें जरूरत पड़ी मुद्रा कि भाई किसी को जरूरत नहीं है लेकिन उसके पास ज्यादा है और उसको किसी अन्य वस्तु की जरूरत नहीं है, तो क्या करेगा? तो उसके लिए मुद्रा का निर्माण किया। और ये जो मुद्रा का निर्माण हुआ ये बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से हुआ। मतलब ये नहीं है कि कोई नाम रख दिया उसका, नेचुरल कि मुद्रा किस तरह बनेगी। अब उसका वो तय किया, सारे जितने भी मानक स्थापित किए सूर्य को आधार बना करके किए हैं। सूर्य की ऊर्जा, सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो लंबाई का जो मापक तय किया वो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, उसके हिसाब से प्रकाश जब सूर्य देता है, प्रकाश कितनी देर में वो धरती तक आता है, तो उसके हिसाब से जो सेकेंडरी जो समय का जो मापक है उससे भी हजारों लाखों गुना जो है वो नीचे मापक लिया उन्होंने। और उसको फिर आसान बनाने के लिए ये इसको सेकेंडर वो, और लंबाई भी यहाँ से, क्योंकि लंबाई जब हम लंबाई चौड़ाई को जब तय करेंगे तो पहले कोई केंद्र बनाएंगे उसका, तभी तो वहां से नापेंगे। तो केंद्र क्या बनाया? वो भी सूर्य को बनाया। तो प्रकाश की गति से समय का मापक लिया और सूर्य की दूरी से जो लंबाई और चौड़ाई का मापक है वो तय किया। और सूर्य की ऊर्जा हमारे पेड़ ने, पौधों ने, उन्होंने ग्रहण की। कितनी ऊर्जा से कितना अनाज उत्पादन हुआ, उस उत्पादन में कितनी कैलोरी हुई, उस कैलोरी को ग्रहण करने से हमारे अंदर कितनी ऊर्जा हुई, और ऊर्जा का इस्तेमाल करने से हमने जो सोना निकाला, गोल्ड निकाला, उसमें हमारी कितनी ऊर्जा लगी गोल्ड को निकालने में, गोल्ड को बनाने में, उसको तपाने में कितनी ऊर्जा लगी, उसके हिसाब से फिर हमने मुद्रा को तय किया। तो इसको नेचुरल
ये एक बात हमको ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा जो कानूनी सिस्टम है देश का, उसका जो पहला आधार है वो है नेचुरल जस्टिस। प्रकृति का जो कानून है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये जो हमारा मुद्रा है ये प्रकृति आधारित है, लंबाई का जो मापक है वो प्रकृति आधारित है, समय का जो मापक है वो प्रकृति आधारित है। वो बात अलग है कि मुझे इतनी गहराई की नॉलेज नहीं है कि मैं उसको और गहराई से एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन ऐसे लोग हैं, डॉक्टर साहब उसको कर देते हैं कि कैसे कैसे इनका जो मापक है हमारे, कैसे कैसे इनका। तो ये मुद्रा हमारी बहुत प्राचीन काल में ही तय हो गई थी, और सोने और चांदी से हम वो लेन देन वो करते थे। मुगल काल में भी भारत विश्व गुरु था, और मुगल काल में पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी, जीडीपी जिसको बोलते हैं, जीडीपी का पूरी दुनिया की हिस्सेदारी में जीडीपी का 50% हिस्सेदारी वो भारत की थी। ये मुगलों के समय की बात कर रहा हूं, 50%। अब 60.0 माइनस में अपना वो चली गई। तो मुद्रा पहले से थी, लेकिन सन 1540-45 ईस्वी में इस मुद्रा को एक नया नामकरण हुआ। शेरशाह सूरी जो यहाँ एक राजा थे, उन्होंने इसका नाम रुपया रखा। 1540-45 के बीच में उन्होंने इस भारत की मुद्रा का जो नाम है वो रुपया दिया, और इसका प्राकृतिक मानक में कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल रुपया जो है, रुपये का नाम, मुद्रा का नाम रुपया रखते हैं भारत की मुद्रा का। और वही प्राकृतिक आधार पर, प्रकृति के आधार पर ही उन्होंने 2 सिक्के बना दिए। एक सिक्के का नाम रखा मोहर और एक सिक्के का नाम रखा रुपया। दोनों का वजन सेम था। जो मोहर थी वो भी 1 तोले की थी, और जो रुपया था वो भी 1 तोले का था। रुपया चांदी का था और मोहर सोने की थी, और दोनों का अनुपात रखा उन्होंने, 1 मोहर बराबर 10 रुपए। तो 1 रुपया कितना हो गया? 1/10 मोहर। ये शेरशाह सूरी ने तय कर दिया, भाई किसी को बंधे करने हैं तो 10 रुपए चांदी के दो और 1 मोहर ले लो, या खुले करने हैं तो 1 मोहर दो और 10 रुपए चांदी के वो ले लो। लेकिन एक ये ध्यान रखना है, चांदी का जो रुपया था वो मानक नहीं था, वो टेंडर था, वो वैध विपदा थी। मतलब रुपए का लीगल टेंडर था, वो रुपया नहीं था। रुपये में वो चांदी का जो रुपया था उसका जो मानक था वो 1/10 मोहर थी। 1/10 मोहर। मोहर का मतलब 11.64 ग्राम शुद्ध सोना, 24 कैरेट, उसका 1/10 ये रुपए का मानक था। चूंकि मानक गोल्ड नहीं था, तो उसी आधार पर भारत हम सब लेन देन वो करते थे। लेकिन ये रुपया मोहर, ये जो गांव है, चूंकि गांव व्यापार आधारित नहीं होते थे, व्यापार चलते थे नगर, गांव में चलते थे, वो सामाजिक व्यवस्था पर चलते थे। गांव में ये तो हम अपने उसकी बात बता रहे हैं, कई काफी हमारे बीच में ऐसे होंगे जो दुकान पर अनाज लेकर के जाते थे और उससे सामान लेकर के आते थे। ये व्यवस्था गांव में चलती थी। बिजनेस व्यापार का कोई गांव आधारित जो जीवन शैली थी, उससे बिजनेस व्यापार का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। इसलिए रोटी बेटी माटी इसका कोई
बिजनेस व्यापार कहीं चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, किसी का जाकर बैठिए, सबसे पहले वो रोटी की बात करें। और ये कहावत गांव में थी, जिसने रोटी बेची उसने बेटी बेची। ये कहावत गांव में वो चलती थी। इसलिए रोटी बेटी माटी का, इसका कोई व्यापार कोई बिजनेस, ये माँ, ये मतलब ऐसी चीज, धरती माँ, उसको माँ बोलते थे। तो ऐसी तो गांव में नहीं होता था। इसलिए गांव में ये व्यवस्था व्यापारी कर रही है, क्योंकि गांव में तो खत्तियां होती थी। हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं होता था जिसमें जो अनाज होता था, जो उत्पादन जरूरत से ज्यादा है, पहले साल 2 साल के लिए गांव में वो खत्ती होती थी, उसमें जो है उसको भरते थे। उसके बाद भी जो बचता था तब व्यापारी को हम देते थे। तो ये व्यवस्था वो चलती रही। लेकिन जब यहां अंग्रेज आए, अंग्रेजों से पहले जो भी भारत आया वो ज्यादातर तो यही रह करके यही बस गए, यही हो गए। क्योंकि भारत यहाँ की भौतिक चकाचौंध को देख करके इतने हो जाते थे कि यहाँ अतिथि देवो भव विभावना थी, सर्वभौमत्व सुखने की कामना करता था भारत। क्योंकि यहाँ कभी किसी के सामने रोजी रोटी के लिए सोचने की भी किसी को आवश्यकता नहीं, सोचता ही नहीं था कोई कि हमें रोजी रोटी के लिए भी कुछ मतलब उधर को ध्यान ही नहीं जाता था, क्योंकि उसकी कहीं जरूरत नहीं होती थी। वो तो सारी आवश्यकताएं स्वतः पूरी होती थी, कोई करने की जरूरत नहीं थी। सारे जल के स्रोत प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। हमारे सामने भी गांव में अगर कोई ज्यादातर जंगलों में अपना घर ढेर बना लेते थे, वहीं अपना रहना, वहीं बैल पशु सब वही रहते थे, बाग बगीचे होते थे। घर से रोटी आ जाओ तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं, तो भी जंगल आधारित व्यवस्था, आम तोड़ लिए, अमरूद तोड़ लिए, भिन्न भिन्न तरह के महुआ, ये सारे पेड़ हमें ऐसी सी चीजें थी जंगल में। कुकड़ी तोड़ ले, आग जलाई, भूल ले, कुकड़ी जान ले, कोई मतलब नहीं था। इस तरह के साथ हम आश्रित हो किसी पर, स्वचालित व्यवस्था वो थी। लेकिन जब यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जब यहाँ देखा तो यहाँ की आए तो थे बिजनेस व्यापार के नाम पर, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ तो सोने चांदी में लेन देन होता है और यहाँ की मुद्रा जो है वो सोना, वो गोल्ड है। तो पहला अंग्रेजों ने ये जो पेपर करेंसी एक्ट 1882 है, अंग्रेजों ने लंबे समय यहाँ पर वो शासन किया ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन उन्होंने किया और राजाओं के ऊपर चालाकी से, षड्यंत्र से, धोखे से उन पर कब्जा करते चले गए, मतलब कंट्रोल करते चले गए राजाओं पर। गांव पर उन्होंने गांव को नहीं छेड़ा। राजाओं के माध्यम से जब वो कब्जा करते चले गए तो भारत की जो जनता थी, तो उन्होंने देखा कि इस तरह राजाओं पर कब्जा कर लेंगे तो भारत पर पूरा भारत उनके कंट्रोल में चला जाएगा। तो ये तो भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए ये तो ठीक नहीं है। तो फिर कुछ लोग समाज में से, आम समाज में से लोग उठे और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने की रणनीति योजना बनानी उन्होंने शुरू की और उसको अमली जामा पहनाना शुरू किया। और उसको वो समय आया 1857 का। पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ वो 1757 की बात है जब सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव का जो राजीव भाई ने अपने उसमें बड़े व्याख्यान बड़ा विस्तार से उसको बताया है, बहुत विषय पर नहीं जाऊंगा। लेकिन 1857 में जो क्रांति हुई वो क्रांति इतनी जबरदस्त हुई कि अंग्रेजों को खत्म कर दिया है पूरी तरह भारत की आम जनता ने।
वो जो क्रांति थी 1857 की, वो आम जनता की क्रांति थी। 1757 की जो थी वो एक राजा ने के नेतृत्व में थी, लेकिन ये 1757 आम जनता की जो क्रांति हुई, और उसमें जो अंग्रेजों को कुछ लोग, कुछ अंग्रेज अपना शरीर पर कालों पोत करके यहां से भगे। तो उस क्रांति के बाद जो उनके पैर उखले हैं, वो मैं विस्तार नहीं जाऊंगा। तो उस क्रांति को दबाने के लिए, उसको उभरने के लिए उसका विश्लेषण अंग्रेजों ने ब्रिटिश संसद में वो किया कि भारत में इतनी बड़ी क्रांति अचानक ऐसे कैसे हो गई, जिसमें हमारे सारे गुप्तचर या हमारी सारी इंटेलिजेंस जो है वो फेल हो गई और इतनी बड़ी क्रांति हो गई, वो कैसे? तो वहां इस पर महीनों चर्चा चली, और महीनों चर्चा चलने के बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो यह है कि भारत की जो आम जनता है वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है, इसलिए क्रांति सफल हो गई। तो पूरी उस क्रांति के कारण उस पर वो करते हुए फिर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि भाई दोबारा इस तरह की क्रांति ना हो, उसके लिए उन्होंने पूरी रणनीति वो बनाई। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया कि अब तक तो वहां ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं रहेगा, अब वहां सीधा ब्रिटिश शासन स्थापित होगा, और अब भारत में कानून का राज स्थापित होगा। और उन्होंने वहां योजना बनाई कि कानून ऐसे बनाओ कि जो भारत की आम जनता है उसके पास धन नहीं रहना चाहिए, उसके पास धन नहीं रहना चाहिए, ऐसे कानून बनाओ। तो वही कानून उन्होंने बनाने वो शुरू किए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया? टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स का कानून बनाया। टैक्स का कानून बनाने के बाद जो भारत के लोगों पे टैक्स लागू करने हैं, और टैक्स से उनके धन जो के बाद धन एकत्रित है उसको उनसे लेना। अब वो टैक्स कैसे लेंगे? तो टैक्स वसूलने के लिए उन्होंने एक कानून और बनाया, एक एक्ट और बनाया, उसका नाम है सिविल सर्विस एक्ट। सिविल सर्विस एक्ट बनाया, और उस सिविल सर्विस एक्ट में एक पोस्ट बनाई, वो पोस्ट है कलेक्टर। कलेक्टर की जो पोस्ट उन्होंने बनाई वो बनाई टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, कि कलेक्टर के माध्यम से टैक्स कलेक्ट करना है। अब कलेक्टर का टैक्स कलेक्ट करेगा, उसको पूरा सिस्टम चाहिए। तो फिर उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट बनाया, और वो कलेक्टर के अधीन कर दिया कि इससे इंडियन मतलब पुलिस का जो इस्तेमाल है वो कलेक्टर टैक्स वसूलने के लिए वो करेगा। तो इंडियन पुलिस एक्ट बना दिया, वो कलेक्टर के हवाले कर दिया। और इंडियन पुलिस एक्ट में पुलिस को अधिकार दे दिए कि किसी व्यक्ति को पीट सकती है, किसी व्यक्ति को गोली मार सकती है, उसके कानून में प्रावधान दे दिए, उसको छूट दे गई, और वो कलेक्टर के अधीन कर दी कि कलेक्टर के आदेश पर पुलिस लाठी चला सकती है, पुलिस गोली चला सकती है, पुलिस जितना चाहे उतना उत्पीड़न वो कर सकती है कलेक्टर के माध्यम से। तो इंडियन पुलिस एक्ट बना दिया, वो कलेक्टर के अधीन कर दिया, टैक्सेशन सिस्टम पूरा वो बना दिया। और फिर ये जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, ये सारे कानून उन्होंने बनाए। और 1860 में जहां सीधा ब्रिटेन का शासन कानून के आधार पर स्थापित वो कर दिया, उसमें यहाँ के राजाओं ने भी, कुछ राजाओं ने उनकी वो मदद की, अपनी सेना भी दी, धन भी दिया, सब कुछ दे करके यहाँ स्थापित हो गया। और 1860 के बाद भारत का जो सीधा लूट का जो सिलसिला है वो शुरू होता है 1860। लूट होते होते काफी लंबे समय हो गया,
उसका भी भारत पर कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि जो उत्पादन था हमारे यहाँ, जैसे हमने सुना होगा कल्पवृक्ष और कामधेनु गाय, तो ये जो गांव है, इनके पास व्यवस्था ऐसी थी कि वो कितना ही लूट है, उधर जो उत्पादन होता था उससे वो लगातार वो उसकी पूर्ति वो होती रहती थी। ज्यादा मतलब वो कुछ ज्यादा नुकसान वो नहीं कर पाए। भले ही यहाँ से जैसे एक वो रॉबर्ट क्लाइव था, उसने कहा कि मुझे उसको कलकत्ता को लूट करके लाने में, बंगाल को जब लूटा लाने में 900 जहाज पानी के धन को लाने में मुझे लगे, रिकॉर्डेड है। 900 जहाज पानी के भर करके ले गया लूट करके। इतना सब होने के बाद भी वो ज्यादा नुकसान उन्होंने नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, जब बात बन नहीं रही तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो मानक है इनका इसको तोड़ो। जो मानक है, मान लो अभी हमारा उत्पादन 1 किलोग्राम उत्पादन हमने किया और वो 1 किलो में जा रहा है, तो मानक ठीक चल रहा है। लेकिन हमारे सामान को कोई 5 किलो को बांट करके 1 किलो में लेने लगे, तो ये तो लूट हो गई, सीधा डाका हो गया। तो उन्होंने मानक को जो है, और मानक क्या, सबसे महत्वपूर्ण जो मानक है वो मुद्रा है। क्योंकि किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने का बाट है किलोग्राम। ये मानक के बारे में तो लगभग ऐसे को जो है मानक के बारे में नहीं जानते। देखिए मैं दोहरा देता हूं इसको। जब हम उत्पादन करते हैं, अनाज करते हैं, मतलब जब ठोस वस्तु उत्पादित करते हैं हम स्थूल, तो उसको हम जब जरूरत से हमारी ज्यादा है तो उसको किसी को देना होगा, तो कैसे देते हैं उसको, तोल करके देते हैं। तो तोलने का जो मानक है वो किलोग्राम है, भार का जो मापक है वो किलोग्राम है। तो किलोग्राम का जो बट्टा है, एक तो सोने का है, एक लोहे का है। कौन सा अच्छा तोलेगा? दोनों बराबर तोलेंगे ना। तो वो जो भार का जो मापक किलोग्राम है, उसका धातु से कोई संबंध नहीं है। वो पत्थर का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, लेकिन उसका जो भार है वो 1000 ग्राम होना चाहिए। तो 1 किलोग्राम वो भार का मापक है, लेकिन 1 किलोग्राम का जो मानक है वो 1000 ग्राम है। और इस मानक को कोई तोड़ ना पाए, या मानक को स्थायी बनाए रखने के लिए हमारे महापुरुषों ने उसको कानून, मतलब ऐसी व्यवस्था दी है कि अगर किसी का बट्टा 999 ग्राम का है और ये सिद्ध हो जाए तो उसके खिलाफ FIR हो जाएगी, उसको सजा हो जाएगी। और 1001 ग्राम का है तो भी सजा हो जाएगी। मानक से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इसी तरह हम कुछ उत्पादन करते थे लिक्विड द्रव्य, जैसे दूध, तेल, तो उसको कैसे देना, लीटर से। तो लीटर किस धातु का बना है वो मायने नहीं रखता। उस लीटर में 1000 मिलीलीटर आना चाहिए। तो लीटर का जो मानक है, लीटर मापक है द्रव्य को मापने का, लेकिन उसका जो मानक है वो 1000 मिलीलीटर, ये उसका मानक है। तो लीटर उससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कानूनी अपराध है। इसी तरह लंबाई और चौड़ाई जो नापते हैं उसका मापक है मीटर। तो मीटर किस धातु का बना है, सरकंडा हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, सोने का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो 1000 मिलीमीटर होनी चाहिए, ये मानक है। इसी तरह और बहुत सारे मानक हैं। इसी तरह एक मूल्य को
मूल्य को, किसी भी वस्तु के मूल्य को मापने का जो मानक है वो रुपया है, और रुपए का मानक है गोल्ड। कितना? 1/10 मोहर, ये उसका मानक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक डायरेक्ट डाला उन्होंने सीधा। वो एक एक्ट लेकर गए, उस एक्ट का नाम है पेपर करेंसी एक्ट 1882। उसमें उन्होंने क्या किया, वो जो मोहर 10 रुपए की आती थी, उस एक्ट में उन्होंने ये कर दिया कि आज के बाद, आज रात को 12 बजे के बाद ये जो मोहर है वो 10 रुपए की नहीं रहेगी, ये 15 रुपए की रहेगी। उस मोहर को 15 रुपए की कर दिया। अब मेरे घर 300 रुपए रखे चांदी के, और मैं रात को कह रहा हूं कि मुझे सुबह वो रुपए दे देना, मैं मोहर लेकर के आऊंगा, टकसाल जाऊंगा। टकसाल पे बनते थे, ढलते थे मोहर रुपए, वहां जाऊंगा, वहां से जो है मोहर लेकर के आऊंगा। लेकिन रात को ये एक्ट पास हो गया है। अब मैं सुबह जब गया 300 रुपए लेकर के, तो मुझे 10 रुपए मोहर के हिसाब से मुझे 300 रुपए में कितनी मोहर मिलनी चाहिए थी? 30 मोहर मिलनी चाहिए। लेकिन जब एक्ट पास हो गया, जब मैं गया, अब मोहर कितने की हो गई? 15 रुपए की। तो अब 300 रुपए में कितनी मोहर आएगी? 20 मोहर। 33% सोने की एक ही रात में, एक ही एक्ट में उन्होंने लूट कर दी। ये पहला सीधी डकैती मानक को तोड़ करके उन्होंने डाली। 33% का मतलब है पूरे भारतवर्ष के पास जितना सोना था उसमें से 33% सोने की वो लूट हो गई। क्योंकि रुपया चलता था उसको चांदी में। अब जो जिनके पास चांदी के रुपए थे, उन्होंने जब उसको चेंज किया तो उनको एक हिस्सा सोना जो है उड़ गया। अब जब एक्ट पास हो गया, इस पर भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके बाद रुपए का कूटकरण वो नहीं होगा, 15 रुपए की है तो ये 15 की वो रहेगी। तो बाकायदा कानून बना करके उन्होंने कर दिया, और वो कानून आज तक वो लागू है। तो अब जो रुपए का मानक है वो कितना हो गया? 1/15 मोहर, और एक मोहर का वजन है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना। उसमें 15 की जब भाग देंगे तो आंसर आता है 777 मिलीग्राम। तो 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड। इसको आज तक रुपए को यही मानक है आज भी। लेकिन इन्होंने जो रुपया गोल्ड और सिल्वर आधारित था, वो बाद में आकर के जब पूरी भूल भुलैया पड़ गई, जनता भूल गई रुपए को, तो इन्होंने फिएट करेंसी वो चला दी कि भाई अब जो है कानून तो वही है, लेकिन रुपए के साथ इन्होंने क्या किया, क्योंकि हम भूल गए, इन्होंने जमा कर दिया, वो भूल गए। दूसरा तो पहला डाका इन्होंने डाला, दूसरा जो डकैती डाली वो डाली 1947 में। 1947 में क्या किया इन्होंने कि भाई अब भारत आजाद हो गया है, भारत की अपनी सरकार, अपनी सेना, अपना बैंक, अपनी करेंसी भारत की ये आ गया है, इसलिए
जो रानी का रुपया चल रहा है भारत में उसे तो वापस कर दो और अपना रुपया वो ले लो। तो हमारा रुपया जो कागजी है, अब लोगों ने वो जो जिस रुपए पर, जिस मोहर पर रानी का नाम, रानी का फोटो जो रखा था कि ये चलेगी, ये जो है इसको बंद कर दिया है, तो लोगों ने अपने सोना और चांदी, मोहर और रुपया वो लोगों ने जमा कर करके कागज में ये लेना शुरू कर दिया और उस सारे सोने को, सारी चांदी को वो अपना 1947 में यहां से लेकर के और वो चले गए। जबकि वो जो मोहर थी वो भारत के सोने की थी, वो जो चांदी का रुपया था वो भारत की चांदी का था, लेकिन ऐसा झांसा दिया क्योंकि यहाँ की सरकार है उसमें पूरी तरह, क्योंकि आजादी नाम की तो कोई चीज नहीं, स्वतंत्र तो भारत हुआ नहीं था। एक ट्रांसफर और पावर एग्रीमेंट जो है उस पर हस्ताक्षर से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और उसमें जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उसने एक रिपोर्ट तैयार किया था, ट्रांसफर एग्रीमेंट, सत्ता का हस्तांतरण दस्तावेज तैयार किया था। उसको 1500 शर्तें थी, कई शर्तों पर जो एग्री होगा, जो हस्ताक्षर करेगा, जो मानेगा, उसको हम सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। तो जैसा भारत को छोड़ करके गए थे, जो कानून सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, सिविल सर्विस एक्ट हो, वो सारे कानूनों को झुका के छोड़ करके और एक काम और कर गए थे। जब उनको ये आभास हो गया कि भारत हमको छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने 1934 में रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी, भारतीय रिजर्व बैंक, और उसके माध्यम से उन्होंने व्यवस्था ऐसी कर दी कि जो भारत की लूट चल रही है वो लूट बराबर, उसमें कोई दिक्कत परेशानी, लूट में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। और लूट का सिस्टम जो पूरा था उस एग्रीमेंट में शामिल करके, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट जो था उसको शामिल करके 1500 शर्तों के आधार पर कि जो इन 1500 शर्तों को स्वीकार करेगा उसी को हम सत्ता देंगे। तो सत्ता के लोग यहाँ के नेताओं ने उस पर साइन किए और सत्ता अपना जो व्यवस्था जो की थी वही अंग्रेजों की वो चली। और ये पेपर करेंसी के माध्यम से जो गवर्नर का, हर नोट पर गवर्नर का वचन है, उस वचन के अनुसार कि भाई आप कहीं से भी जिसके पास मैं धारक को 100 रुपये 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, उसके आधार पर ही, केवल भरोसे के आधार पर ये करेंसी, ये मुद्रा वो चल रही है। अब इसमें रिजर्व बैंक एक प्राइवेट संस्था है जिनके मालिक वो है। आज आप डालोगे गूगल पर कि भारतीय रिजर्व बैंक का ऑनर कौन है, तो वो रॉथशाइल्ड फैमिली को आ जाएगा। आप डालोगे तो वो मालिक है इसके, और उसको भारत सरकार ने, जो केंद्र सरकार बोलते हैं, उसने उसको टेंडर दे रखा है नोट छापने। लेकिन रुपए से आज तक किसी ने भी वो छेड़छाड़ नहीं की है। जो भी छेड़छाड़ हुई है वो बैंक नोट से हुई है। जितने भी परिवर्तन हुए हैं या सरकारों ने किए हैं, लोकसभा ने किए हैं या रिजर्व बैंक ने किए हैं, जितने भी परिवर्तन किए हैं वो सारे के सारे परिवर्तन वो बैंक नोट में हुए हैं, ना कि रुपए में। रुपया क्या है, जो 1 रुपए का नोट है वो भारत सरकार का है, उसमें कोई परिवर्तन वो नहीं। रुपए की डेफिनेशन, रुपए का जो मानक है वो वही है। अब वो उसको नहीं मान रहे क्योंकि बैंक का मालिक और सरकार का मालिक वो एक ही है। तो वो इसलिए ये विषय सुप्रीम कोर्ट में भी गया। तो ये जो
जनता सरकार मोर्चे के पास इस रुपए का जो मुद्दा है और कानूनी रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि रुपए का मानक आज भी वो 777 मिलीग्राम गोल्ड ही है, क्योंकि जनता सरकार मोर्चे का माध्यम से जो आवेदन बैंक में जाता है या आज तक जितने भी 4000 5000 आवेदन गए भिन्न भिन्न बैंकों में या फाइनेंस कंपनियों में, आज तक किसी भी बैंक ने या तो जवाब नहीं दिया, ज्यादातर तो जवाब नहीं दिया। एक दो बैंकों ने उसका जवाब दिया है, तो एक भी बैंक ये नहीं कह पाया कि ये जो रुपया है, जो ये बैंक है, ये वैध है या ये इसका मानक क्या है। आरटीआई के माध्यम से जितनी भी आरटीआई डाली हो, भारत सरकार को डाली हो या रिजर्व बैंक को डाली हो, हर आरटीआई से ये स्पष्ट हो चुका है, भारत सरकार ने कह दिया है और रिजर्व बैंक ने भी मान लिया है, मतलब आरटीआई ने लिख करके दिया है कि वैध रुपए का हमारे पास कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध वो नहीं है। जब हमने आरटीआई डाली मानक के बारे में, तो उन्होंने कह दिया कि हमारे पास कोई इस तरह का प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो फिर हमने रिजर्व बैंक से पूछा कि भाई तुम्हारे पास गोल्ड कितना है। जब हमको रिजर्व बैंक के आर्काइव से दस्तावेज मिल गए और उस दस्तावेजों से सिद्ध हो गया कि पेपर करेंसी एक्ट 1882 और कोयलन एक्ट 1906, उससे स्पष्ट हो गया कि एक मोहर बराबर वो 15 रुपए है और 1 रुपए का जो मानक है कानून के आधार पर, सैद्धांतिक नहीं, सैद्धांतिक तो 1 मोहर बराबर 10 रुपए है, लेकिन कानून के आधार पर वो 1 मोहर बराबर वो 15 रुपए है और 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड। इसके दस्तावेज जब आ गए हमारे पास, तो हमने रिजर्व बैंक को आरटीआई डाली कि तुम्हारे पास गोल्ड कितना है। तो उन्होंने आरटीआई का जवाब दिया है कि हमारे पास गोल्ड है 800 टन। 800 टन गोल्ड को जब हमने डिवाइड किया 777 मिलीग्राम गोल्ड के हिसाब से, तो आंसर आया 4.8 लाख करोड़। इतने रुपए वो 4.8 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक कानूनी रूप से वो छाप सकता है। फिर हमने अगला सवाल डाला कि भाई रिजर्व बैंक के अनुसार रिजर्व बैंक के माध्यम से सिक्के और पेपर के माध्यम से कितनी करेंसी छापी हुई है जो चलन में है। तो उसने जवाब दिया कि हमारी सिक्के और नोट के रूप में, पेपर करेंसी के रूप में 35 लाख करोड़ की करेंसी वो चलन में है, 34 लाख करोड़ के नोट है और 1 लाख करोड़ के वो सिक्के हैं। इतनी करेंसी रिजर्व बैंक ने छापी हुई है। तो छपी कितनी चाहिए? 4.8 लाख करोड़ की। तो उसमें लगभग 30 लाख करोड़ की करेंसी तो इलीगल होगी, अवैध होगी। अब अगला सवाल जब आरटीआई गई, उससे पूछा कि भाई रिजर्व बैंक के अधीन जितने बैंक काम कर रहे हैं उनके माध्यम से भारत की जनता को लोन कितना दिया गया, लोन कितना है भारत की जनता को। तो उसका उस वक्त जब आरटीआई डाली थी तो जवाब आया था 156 लाख करोड़। वैध और अवैध दोनों तरह की करेंसी मिला करके करेंसी बैठती है 35 लाख करोड़ की। कर्ज दे दिया 156 लाख करोड़, जो अब 215 लाख करोड़ के करीब वो कर्जा जो है वो पहुंच गया है। अब जब सारी आरटीआई हमारे पास आ गई, प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तब हमने एक एप्लीकेशन, एक आवेदन, एक प्रार्थना पत्र उसको भेजा उसकी तरफ से जो उधारकर्ता है जिसने लोन ले रखा है, ट्राई तो मारा है। तो उससे कहा कि भाई उसकी जो भूमिका है कि रिजर्व बैंक के आर्काइव से और भारत सरकार के दस्तावेजों के आधार पर, दिए गए जवाबों के आधार पर
हमको संशय है कि आपने हमको जो लोन दिया है, हमारी असली प्रॉपर्टी गिरवी रख करके जो लोन दिया है वो वैध रूप में दिया है या अवैध रूप में दिया है? मुझे संशय है कि आपने मुझे लोन अवैध रूप में दिया है और ये फ्रॉड है, क्योंकि उधर आईपीसी की जो धारा 489 है, कैक है, गैर है, अड़क है, उसमें अवैध करेंसी मतलब नकली नोट छापना, चलाना, लेना और देना, उसमें आजीवन कारावास की सजा है। तो जब मैंने लोन के लिए आवेदन किया था तो मेरी आपने पूरी जांच पड़ताल की थी, मेरी सिविल चेक करी थी, मेरी प्रॉपर्टी की जांच करी थी, मुझसे एग्रीमेंट साइन किया था, मेरे सारे दस्तावेज आपने लिए हैं तब, और एग्रीमेंट में मैंने रुपए की इच्छा से लोन का आवेदन दिया है और आपने भी एग्रीमेंट में मुझे कर्ज में, लोन में रुपया लेने का वादा किया है और मुझे संशय है आपने मुझे रुपया नहीं दिया। तो कृपया ये मेरा अधिकार है कि आपने मेरे संशय का समाधान करना आपकी जिम्मेदारी है, तो मेरे संशय का समाधान दूर करें। और जब तक आप मेरे संशय का समाधान दूर नहीं करोगे, संशय को दूर नहीं करोगे, तब तक मैं एक भी इंस्टॉलमेंट जमा करने के लिए बाध्य नहीं। और कानून यह है कि 28 दिन के भीतर अगर हम किसी पर कोई लिखित में आरोप लगा रहे हैं और वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आरोपों का, तो कानून में प्रावधान है कि इसका मतलब उसने वो आरोप स्वीकार कर। जब उसने उसका जवाब नहीं दिया तो उसने अपराध, वो हमारा जो आरोप है वो स्वीकार कर लिए तो वो हो गया उसकी आईपीसी की धारा 489 में वो आपराधिक कृत्य हो गया। जब उसने मान लिया तो अपराध हो गया, तो उसमें एफआईआर का प्रावधान, वो तो फ्रॉड हो गया, जालसाजी हो गई, धोखा हो गया हमारे साथ, तो उसमें फिर बैंक के खिलाफ एफआईआर करती है। पुलिस को इस रुपए के बारे में, मुद्रा के बारे में कुछ भी वो पढ़ाया गया। एफआईआर कैसे होती है इसमें, वो कहीं इसका कोई प्रावधान नहीं है। कानून में प्रावधान है, लेकिन पुलिस इस पर कैसे कार्रवाई करेगी उसका कोई उनके पास, और वो पुलिस कहती है कि क्या करना है, क्या है, लोन लिया तो फिर उनसे बात होती है, उनको समझाया जाता था। कई मेरा पुलिस वालों से, सीओ स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनसे कईयों से वास्ता रहा, जब बात होती है तो शुरू में तो वो हंसते हैं, क्या बात करते हो आप, सही को तो नहीं हो, अरे रुपया है, आपने लोन लिया है तो लोन दोगे। फिर उनसे उनको कन्विंस किया जाता है कि मैं लोन देने के लिए मना कर देंगे, हम हमारे इतना जवाब देने में क्या दिक्कत है कि हमने तो लोन दिया है, वो ये बात इसे देने में क्या दिक्कत है, हम तो चुकता करने के लिए तैयार है, हम एफिडेविट देने के लिए तैयार है, लेकिन इतना तो लगाएंगे। तो थोड़ी देर में वो थोड़ा नॉर्मल होते हैं और फिर वही पुलिस वाले जो बड़े उसमें बात कर रहे थे अलग रूप में, जैसे हम बड़े अपराधी हों तो फिर चाय बनाते हैं, और फिर जब वहां बैठाते हैं अच्छे से समझते हैं, समझने के बाद समझाने का थोड़ा शुरू में आपको अपने को वो जो बोलना चाहते हैं बोल दो, फिर से आहिस्ता से अपनी बात वो हम जब रखते हैं तो बहुत वो फिर सुनते हैं, सुन करके फिर वो शुभकामनाएं देते हैं कि क्रांति कहीं ना कहीं से शुरू होती है, आपकी लड़ाई बहुत अच्छी है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अगर आपको सफलता मिलती है तो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है, हाउस लोन है, मतलब मंदिर। आप एक बात बताओ, जब आपको हर महीने वेतन मिलता है और आपको भी लोन की जरूरत पड़ रही है, तो गांव का जो आम आदमी है उसकी क्या हालत होगी, और आप भी जब ये कह रहे हो कि हम भी परेशान हैं लोन से,
तो जो आम आदमी है, बल्कि आप एक बात तो बताओ, इस तरह ये कैसे हो सकता है कि 1947 में जैसे देश आजाद हुआ, भारत का एक भी आदमी कर्जे में नहीं था, एक भी आदमी पर कर्जा नहीं था, और आज भारत का एक भी आदमी कोई मुश्किल से बच रहा होगा। जब आप जॉब करने वाले, गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी कर्ज में हैं, तो बच नहीं रहा होगा। जब आप कर्ज में हैं, हर गांव कर्ज में है, हर शहर कर्ज में है, हर किसान कर्ज में है, सब कर्ज ऐसे कैसे हो जाएगा? कैसे हो सकता है? ये तो वो शरीर का बहुत बड़ा कर्ज दे कौन रहा? जो कर्ज दे रहा है उसके पास पूरे भारत में एक इंच जमीन नहीं है, किराए की बिल्डिंग है, बाहर जनरेटर लगा हुआ है वो किराए का है, एटीएम चल रहा है वो किराए का उसमें चल रहा है, लोग जो बैठे हैं उसमें काम कर रहे हैं वो किराए का है, सब कुछ किराए का है। ऐसे कैसे हो जाएगा? वो कर दे रहे हैं आप, जिसको कुछ नहीं है। आएगा कोई स्रोत हो बताओ, बैंक के बाद आएगा कोई स्रोत हो वो बताओ, जमीन में और देख इसको यार कर्ज में कौन फांस दिया उसने? गौधन गजधन बालधन और रजधन खान, इसे नोट कर लो, क्योंकि आपको जाकर के ये बहुत मायने रखता है। ये रहीम का दोहा है, गौधन गजधन बालधन और रजधन खान। ये समझाने में ये जो दोहा है रहीम का बहुत काम करता है। गौधन, गौधन मतलब गाय को क्या माना रहीम ने? धन। गौ क्या है? गज, गज माने हाथी, क्या माना? धन। बाज, बाज माने घोड़ा, घोड़े क्या माना? धन। गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, रत्नों की खान। वो क्या है? वो है जमीन, वो है भूमि। गाय हमारे पास, हाथी हमारे पास, घोड़ा हमारे पास और रत्नों की खान। सारे पेड़ पौधे कहां होते हैं? सारी फसलें कहां लहलाती हैं? जमीन पर आती है। सोना कहां निकलता है? कोयला कहां निकलता है? चांदी कहां निकलती है? इस्पात कहां निकलता है? तांबा कहां निकलता है? पेट्रोल कहां निकलता है? डीजल कहां निकलता है? सब कुछ जमीन। वो जमीन किसके पास है? हमारे तरफ कर्ज में। जिसके पास कुछ नहीं है वो कर दे रहा है। ये षड्यंत्र नहीं है? ऐसा कैसे हो जाएगा? एक दूसरी बात, उत्पादन के किसान के अलावा पूरी दुनिया में जो उत्पादन करता हो, ऐसा होगा कोई भी पक्षियों को छोड़कर पक्षी उत्पादन करते हैं, पशु किसान सीख रहा है, वो एक के दो हो जाते हैं, दो के चार हो जाते हैं। लेकिन ये किसान जो उत्पादन करता है, कैसा उत्पादन करता है? क्या ऐसा उत्पादन करता है कि एक के दो हो जाए? एक के लाख, ऐसा उत्पादन केवल किसान करता है। एक बाजरे का दाना डालो, फिर उसको गिनना कितने हो गए, वो लाखों में जाते हैं। जो लाखों गुना कर देता हो वो कर्ज में है। सारे उत्पादन का मूल जिसके पास है, जड़ जिसके स्रोत जिसके पास है, वो कर्ज में है। ये पूरा सड़क। तो जब पुलिस वाले और आम आदमी जब उनके बीच में जाकर के बोलते हैं तो वो सोचने की मत होगा, बात तो ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा हो गया। फिर वही बड़े अगर बुजुर्ग है कोई तो वो बताएगा फिर अपना इतिहास, पहले ऐसा होता था, ऐसा होता था, जैसा करता होते। वो कहते थे मुझे 6 रुपए मिलते थे चांदी के हर महीने, आर्मी में धरो तो 6 रुपए चांदी के मिलते थे उनको उस वक्त। तो
इतना संपन्न, तो कहानी कहां से चली? 1857 की क्रांति से। क्या करना था, क्या उद्देश्य था? भारत के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करना। क्यों? 1857 जैसी क्रांति पुनः ना हो जाए, उसके लिए व्यवस्था उन्होंने 1860 में ये भारत पर थोपी थी। और मानक को तोड़ते 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 रिजर्व बैंक का नियम है, वहां जो सोना जाता है, जितना इकट्ठा होता है रिजर्व बैंक के पास, 10 वर्ष में, हर 10 साल में उसका 20% वो बैंक ऑफ सेटलमेंट लंदन वो चला जाता है। जैसे मोदी जी ने शपथ ली थी, उसी जमीन जो है 200 टन सोना उन्होंने वो बेच देगा। और वो ताजपोशी की रिश्वत थी, क्या थी, वो तो हो जाए। तो ये, और आज हमको रात दिन टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बताया जा रहा भारत विकास के रास्ते पर है। जहां सोने चांदी के भंडार, हमने जो मेरी उम्र के हैं उन्होंने देखा होगा, कुछ ब्याह शादी होती है ना, तो उसमें सगाई होती थी। तो जो वाकेदार संस्कार जिसको बोलते हैं, उस सगाई में 5 बर्तन, कई सगाइयों में 5 बर्तन चांदी के, वो मैंने देखे कि भैया 5 बर्तन चांदी के जो है वो दी है, उसमें थाली है, कटोरी है, चम्मच है, गिलास है, ये चांदी, ये चलते थे। आज जिस विकास के रास्ते पर देश जा रहा है, उसमें आप देखिए, ऐसे अब बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने बचपन में अपने घर में कुंटलों पीतल देखे होंगे। अब सोना चांदी तो छोड़ो, वो पीतल गायब है। पीतल के बाद सिल्वर का, ये कांसा, तांबे के बर्तन, फूल के बर्तन, ये सब गायब है। स्टील आया, सफाई करने में बड़ा अच्छा होता है, बड़ा ये होता चिकना है। अब वो स्टील से भी ज्यादा इस वक्त घर में वो प्लास्टिक चल गया। तो जहां सोने की चिड़िया का बाहर, वहां आज वो प्लास्टिक आ गई है। और देश उसको बताते हैं विकास, ये विकास नहीं है, विनाश। क्योंकि जब शरीर में, जब हम तांबे का, पीतल का, फूल के बर्तन ये इस्तेमाल करते थे, तो वो तत्व जो थे वो भोजन के साथ हमारे शरीर में जाते थे, तो उससे हम निरोगी रहते थे, स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे। और आज हमारे शरीर में क्या जाएंगे? प्लास्टिक। बर्तनों के माध्यम से जो भी सुबह जो प्लास्टिक से आप बंद करते हैं, वो सब हमारे अंदर जा रहे हैं। तो आप कहां बचोगे? प्लास्टिक जलाई किसी ने, अब मैं ये कहूं कि मैंने तो नहीं जलाई, ध्यान कर रहा हूं, तो कैसे बचोगे? तो ये सामूहिक, क्योंकि समस्या सामूहिक है, लूट सामूहिक हो रही है, तो इसका समाधान भी सामूहिक रूप से ही निकलेगा। जिसको जितना सरकार पहुंचा, पूरे देश में इसको सामूहिक रूप देने के लिए वो निकला है। और हम नहीं समझ रहे, वो एक अलग बात है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमसे काफी समझदार थे, काफी। मैं पिछली ट्रेनिंग चल रही थी, थोड़ा माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए, तो मेरे गांव में तो ताऊ हुक्का पी रहे थे। एक चाय पे एक चाय बीच में रखा था हुक्का, तो दोनों हुक्का पी रहे थे, बीच में हुक्का रखा था। तो एक वहां सुरमा बेचने वाला आया, उसने आवाज लगाई, खमीरे वाला सुरमा ले लो। जब आवाज लगाई तो एक ताऊ ने उसको बुलाया कि असली खमीरे का है, हाँ असली खमीरे, तो लगा के दिखा। तो उसने सुरमा वाले ने सलाई निकाल करके और आंख में वो सुरमा वो लगा दिया, दोनों लगा। दूसरे ताऊ ने दूसरे घाट बैठे थे, वो बोले लाभ ले रही है,
तो लग गया तोड़ दे, सुनो मत कर रही है, बताओ बोले क्यों? ये सुरमा वाला हुक्का ले जाएगा, ये आदमी लेगा, तेरे लगवा लिया हुक्का ले जाएगा। तो कितने सावधान थे वो ले जाते ना ले जाते अलग बात है, लेकिन सावधान तो थे, क्योंकि खमीरे का जो स्वभाव है तो ठंडा होता है कि काफी देर तक वो आग नहीं होती है। तो इसको सुनाने का मेरा जो था, अंग्रेजों ने हमको जो लूटा वो हमारी आंखों में मिर्च डाल करके लूटा, और जिनको सत्ता देके उन्होंने हमारी आंखों में धूल झोंक करके लूटा, जिनको सत्ता देंगे। और आज जो बैठे हैं सत्ता में वो सुरमा लगा के बड़ी ठंडक लग रही है, वो सुरमा लगा के लुटता, क्योंकि आनंद आ रहा है सुरमा लगने के बाद। तो क्या कहता, सुरमा लग गया, अब आंखें तो होगी बंद, तुम तो बजाओ ताली, तुम तो बजाओ खाली, तुम तो जलाओ दीपक, ठीक है, मोबाइल मोबाइल की लाइट जलाओ, और हमारे नीचे से पूरी जमीन खींच देगी है, और खींच करके हमको कहां खड़ा कर दिया है इस वक्त, फांसी के फंदे तख्ते पर, और गले में डाल दिया है फंदा, फांसी का फंदा हमको गले में है और तख्ते पर। अब कभी भी ये स्थिति है हमारी, कभी भी वो तख्ता को वो खींच सकते हैं। कैसे? जो हर गांव स्वावलंबी था, हर गांव आत्मनिर्भर था, अब किसी भी गांव के पास पानी नहीं है अपना, पानी का कंट्रोल नहीं किसी गांव का। पानी कैसे मिलता है? बिजली से। किसी गांव के पास बिजली है क्या? बिजली किसकी है? कंपनी की, ठीक है। बिजली अगर 2 दिन ना हो तो पूरे गांव के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। रोटी कहाँ पर बनती है? गैस पर बनती है। गैस किसके पास है? कंपनी के। खेत में क्या बोलते हैं? बीज। किसी गांव के पास है बीज अपना, वो कंपनी के पास है। पानी का कंट्रोल है, पानी अपना रखा है, कुआं से तोड़ दे। हमको घर में शौचालय के लिए नियम हमारा ये था, घर में खाओ, बाहर भागने जाओ। अब क्या है? बाहर खाने जाओ और घर में, और वो जो हरनोटी है घर में, जो शौचालय है मुफ्त में सरकार ने बनवाया, षड्यंत्र करता है। तो शौचालय घर में होगा, उसका पाइप निकाल के नाली बना दिया, नाली जोड़ डाल दी, जोड़ खत्म करनी थी और हमको भी बाहर करना था। जोड़ खत्म हो गई, कुआं खत्म हो गए, जिसका उपयोग हो तो खत्म हो जाती थी, कुआं खत्म हो गए। अब बिजली पर डिपेंड है हम पूरी तरह, खेती भी हमारी बिजली पर डिपेंड है, वो भी डिपेंड है। दूसरा हमारी खेती डिपेंड है भी, वो हमारे पास नहीं है, वो कंपनियों के पास है। दूसरा, खेत वगैरह जाए तो जुताई होगी, जुताई ट्रैक्टर से होगी, ट्रैक्टर डीजल से चलेगा, डीजल कंपनी के पास है, गांव के पास वो नहीं है। तो हमारे पास क्या है? मेरा गांव मेरा देश, मेरे गांव में मेरा कुछ नहीं है, मेरे देश में मेरा कुछ नहीं है। तो हम किस पर डिपेंड हो गए? अब एक चीज और कर दिया, पहले तो आधार बनाया, फिर फैमिली आईडी बना दी, अपार आईडी बना दी, दुनिया भर की आईडी बना दी। अब हमारा मोबाइल कैसे जुड़ा है? आधार से। बैंक अकाउंट कैसे जुड़ा है? गाड़ी का कागज कैसे जुड़े हैं? बिजली का कनेक्शन कैसे है? गैस का कनेक्शन कैसे है? नाम जो है किसी चीज का, सब आधार से है। अगर आपने किसी बात का विरोध किया या किसी बात को स्वीकार नहीं किया, कुछ नहीं करना है,
वो सब ट्राई कर लिया उन्होंने 2020 में लॉकडाउन लगा करके सब ट्राई कर लिया। उसमें कहाँ कसर रह गई है, कहाँ गुंजाइश है और सुधार करने की और विकास करने की इनकी तो सारी व्यवस्था में कर रही है। तो इस बार जो लॉकडाउन लगेगा ज्यादा नहीं करना उनको बात हो। क्या करना हमें? सीसीटीवी कैमरे डाउनलोड करने हैं। घर से निकले सीसीटीवी कैमरा आपका चेहरा लेगा, चेहरा आपका आधार से लिंक है, आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है, चालान मुझे कर दिया। ठीक है? अगर आपने वैक्सीन लेने से मना किया, आपका आधार ब्लॉक, फैमिली आईडी वो पूरी ब्लॉक कर दिया तो आपका गैस का कनेक्शन खत्म, बैंक अकाउंट, मोबाइल का कनेक्शन, गाड़ी जमीन सब कुछ वो खत्म। आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ नहीं मिला भटके जाओगे। ये क्या हुआ? किसी भी माध्यम से आप किसी भी सोर्स से आप संपर्क करोगे उनसे तो देखेंगे दिखाओगे आधार को पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। जब पूरी फैमिली जुड़ी हुई है आपके तो बच्चे के फलाना टीका नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा, वो नहीं लगा, तो पूरा कंट्रोल उन्होंने वो कर लिया है। और जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू होगा होकर रहेगा, लाल किले से संसद में 8-10 बार बोल दिया गया है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पहला ही ऑर्डर है डीपॉपुलेशन, दुनिया की आबादी को कम करना। कितनी? 800 करोड़ की आबादी बताते हैं, 50 करोड़ लोग रखने का उनका टारगेट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद। तो 750 करोड़ लोगों को यहां से वो भेजना है। तो आर्थिक रूप से आर्थिक रीढ़ को जिसकी को तोड़ दो तो राजनीतिक रूप से भी उसको गुलाम होना है। आर्थिक रूप से जो गुलाम हो जाता है, आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से उसको गुलाम होना ही है। तो हमारी जो स्वतंत्रता है, जो 1860 में कानून बनाए थे, उन सारे कानून आज भी अवेलेबल हैं और उन कानूनों को और मजबूत करते हुए और हमको पूरी तरह कंट्रोल करते हुए आज वो उस मिशन पर पहुंच गए हैं। और जनता सरकार मोर्चा जो पूरे भारतवर्ष में वो घूम रहा है, वो एक ही काम कर रहा है, लोगों को जगाने का। क्योंकि इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को के एजेंडे को ध्वस्त करने के लिए जो जनता सरकार मोर्चे का जो लीड करने वाले लोग हैं, उनके पास इसको तोड़ने का पूरा प्रपोजल, पूरा प्रोजेक्ट, नई व्यवस्था को खड़ी करना, इस व्यवस्था को ढाना, पूरा प्रपोजल वो सब तैयार है। लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाले औजार हो, हथियार हो, सब कुछ होने के बाद भी हथियारों को, औजारों को चलाने वाला ना हो या वो सक्षम ना हो, तो उनको औजारों का उसका कोई मतलब वो नहीं है, वो तैयार हो जाए। तो मैं अंत में एक ही बात कहकर के छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। उससे अलग से जो बैंकिंग सिस्टम है, अलग से उससे बात कर सकते हैं। ये मैंने रुपए का इतिहास और सारा बता दिया। किसी का प्रश्न हो तो उससे अलग से वो पूछ सकते हैं। तो एक कहानी छोटी सी सुना करके मैं अपनी बात को समाप्त की तरफ ले जाता हूँ। एक नदी बह रही थी, उस नदी के किनारे पर एक पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर एक बंदर ने बंदरिया वो बैठे थे हमारी तरह, वो बैठे थे। वहां एक आकाशवाणी होती है कि ये पल है, ये वो क्षण है, इस क्षण तुम दोनों अगर इसमें कूद गए, नदी में पानी में कूद गए, तो उसमें से जो निकलोगे तो जो बंदर है वो एक हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त पुरुष बन के निकलेगा, और जो बंदरिया है वो एक हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त महिला बनकर के निकलेगी। ये आकाशवाणी हुई तो उसी क्षण वो बंदरिया छलांग लगा देती है और उस नदी में कूद जाती है। बंदर को भरोसा नहीं होता है, वो बैठा रहता है कान पर
और वो पतंगे जब पानी में कूद करके जब निकलती है तो एक सुंदर और स्पष्ट स्त्री के रूप में निकलती है। बंदर उसको देखता है, देख करके वो भी छलांग लगाता है, लेकिन वो जब निकलता है तो वो बंदर ही निकलता है, क्योंकि क्षण वो गुजर चुका था। जब वो बंदर ही निकलता है वो दोबारा फिर चढ़ता है, फिर कूदता है, फिर बंदर निकलता है, फिर चढ़ता है, फिर कूदता है, फिर बंदर निकलता है। तो उसे समझ में आ गया कि क्षण निकल गया तो उस स्त्री से, महिला से पूछता है कि भाई ये जो आकाशवाणी हुई थी मैंने भी सुनी, तैने इसको भरोसा कैसे कर लिया? तू कैसे पूछ गई आकाशवाणी के होते ही वो भरोसा कैसे किया? तो उस महिला ने कहा इसमें भरोसा करने की क्या बात थी? हम तो इसमें रोज पूछते, रोज नहाते, इसमें भरोसा करने की बात नहीं थी। अरे आकाशवाणी हो रही है, मैं उसमें कूद गई, एक भरोसे के साथ आकाशवाणी सही होगी तो मैं महिला बन जाऊंगी, अगर गलत होगी, झूठी होगी तो मैं नहीं तो रहूंगी। इससे तो जनता सरकार मोर्चा जो पूरे देश में घूम रहा है अपनी विचार और बात को लेकर के, आकाशवाणी जो जनता सरकार मोर्चा कर रहा है जन में जाकर के, अगर उसका आप भरोसा करते हो तो इसी क्षण, इसी पल इंसान बन जाएगा, नदी में छलांग लगा दो। ये इस बात की गारंटी है, या तो ये जो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का अभियान है, या तो उसके योग्य हो जाओ कि अन्य जो हो वो तो रहोगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, आभार बहुत धन्यवाद। सरकार है। धन्यवाद। आपने अगर जो प्रश्न इस विषय से संबंधित पूछने हो तो वो दे रखे हो या दे दीजिए, है ना। इस विषय से संबंधित जो प्रश्न है, अभी प्रश्न उत्तर ले लेते हैं।